हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। हम पढ़ रहे थे बेसिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स या फिर ऑफ-बाउ प्रिंसिपल या फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। इस बात को आज हम समझने वाले हैं। तो देखो, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे भराते हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भराते हैं सब शेल के बढ़ते हुए एनर्जी के क्रम के अनुसार, यानी कि सबसे पहले कौन सा सब शेल भराएगा इलेक्ट्रॉन के द्वारा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, फिर उससे अधिक एनर्जी वाला सब शेल भराएगा, फिर उससे और अधिक एनर्जी वाला सब शेल भराएगा। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा सब शेल का एनर्जी कम है, कौन सा सब शेल का एनर्जी ज़्यादा है। तो इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर filled in increasing order of energy of subshells। अब ये बात कैसे पता चलेगी कि कौन सा सबशेल की एनर्जी कम है, कौन से सबशेल की एनर्जी ज़्यादा है। तो ये बात पता चलेगी हमको N+L से, यानी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N+L। यही N+L रूल के नाम से जाना जाता है। N क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वही नंबर ऑफ जो शेल होता है KLMN, यानी 1 2 3 4। ठीक है। L की वैल्यू सभी कोई जानते हैं। L बराबर 0 होता है किसके लिए? S सब शेल के लिए। L बराबर 1 होता है फॉर P सब शेल के लिए। L बराबर 2 होता है फॉर D सब शेल। L बराबर 3 होता है फॉर F सब शेल। तो इतना तो सब कोई पढ़ चुका है लास्ट लेक्चर में ही। अब इसी के अनुसार क्या होता है, एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम के अनुसार इसी के आधार पे ये सीक्वेंस तैयार किया गया है। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, N+L का वैल्यू जो है वो सेम आ जाता है। तब कैसे पता चलेगा कि कौन सा सबशेल ज़्यादा एनर्जी का है, कौन सा कम? तब वहाँ पे डिसीजन लिया जाता है N। भाई N तो कभी सेम नहीं होगा दो का ना, N तो दो का सेम नहीं होगा। अगर N सेम हो जाएगा तो SPDF अलग हो जाएगा, तो L क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन अगर N+L दोनों सेम हो गया तो वहाँ पे तो N तो डिफरेंट आएगा ही आएगा। ठीक है, लिख लो। इफ इट फेल्स देन एनर्जी क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। जब N+L दोनों का सेम आ जाएगा तब हम देखेंगे कि किसका N का वैल्यू ज़्यादा है, तब उसकी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, इसको हम अभी और अच्छे से समझते हैं। अब देखो, ये जो N+L का जो इसी के आधार पे ये सीक्वेंस हमने तैयार किया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भराएगा? सबसे पहले भराएगा 1s में। फिर देखो एरो को ध्यान में देखना, फिर 2s में, फिर उसके बाद 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, उसके बाद फिर 4d, फिर 5p, फिर 6s, फिर 4f, फिर 5d, 6p, 7s, फिर 5f, 6d, 7p और 8s। तो ऐसे ही हमको इलेक्ट्रॉन भरते जाना है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो N+L रूल हम कैसे पता चला कि सबका N+L कैसे हमने ये रख दिया। तो यहाँ पर निकाल सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा गया? 1s में। तो सबसे पहले यहाँ 1s लिख लेते हैं। यहाँ पे N+L क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो ये N है 1 और S के लिए L क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे N+L क्या हो जाएगा? 1। ठीक। 1s के बाद क्या है? देखो 2s है, तो s के लिए L 0 और यहाँ पे 2 है N, यानी 2। अब 2s के बाद देखो 2p आता है। 2p के लिए क्या हो जाएगा? L की वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो N+L 3 हो जाएगा। 2p के बाद क्या है? 3s के लिए N+L क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 और s के लिए L 0, तो 3। ठीक है। देखो यहाँ पर N+L, यहाँ पर भी 3, N+L यहाँ पर भी 3। लेकिन कौन ज़्यादा एनर्जी का होगा? जिसका N ज़्यादा होगा। तो 2p से ज़्यादा एनर्जी किसका है? 3s का ज़्यादा है। ठीक है। अब उसके बाद 3s के बाद आता है 3p। 3p के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ 3 और p के लिए L 1, यानी कि 4। 3p के बाद आता है 4s।
4s के लिए भी देखो क्या हो रहा है यहाँ पर 4 + 0 यानी कि 4। फिर से यहाँ पे n+l दोनों का सेम है, लेकिन p यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी स्मॉल n की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा है, तो एनर्जी 4s वाले का ज़्यादा होगा। अब देखो यहाँ पे 4s के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में भराता है, ठीक है, 4s के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में भराता है, ठीक। क्यों भराता है 3d में? तो यहाँ पे देखो 4s के लिए n+l 4 आ रहा था, 3d के लिए क्या आएगा यहाँ पे 3, और d के लिए l क्या होता है 2, तो n+l इसके लिए 5 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह हम क्या कर सकते हैं, सभी का निकालेंगे तो ये बढ़ते हुए n+l के ही फॉर्म में जाएगा, और अगर n+l सेम है तो यानी कि n उसका ज़्यादा होगा, तभी वो क्या होगा, एनर्जी उसका ज़्यादा होगा, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भराएगा, ठीक है। तो इसी आधार पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। अब ये क्या है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कभी कभी क्या होता है गड़बड़ भी हो जाता है, तो हम एक इसी को शॉर्ट फॉर्म में या फिर हम कहें कि कुछ आसान वे में बता देते हैं आपको, ठीक है। इसको नोट करो फटाक से, पहले तो जितने भी काम की चीज़ें इसको नोट कर लो। हो गया ये? चलो अब मैं इसको मिटाता हूँ, अब मैं थोड़ा सा इसको आसान बना देता हूँ ताकि याद करने में आसानी होगी, ठीक है। यही ऑर्डर रहेगा, हम इसको थोड़े से अलग रूप में बना रहे हैं। ठीक है, तो हमको करना क्या है, देखो हमको करना क्या है। सबसे पहले क्या करो, 2 बार s लिखो यानी s, फिर 2 बार ps लिखो ps यानी ps, फिर 2 बार dps लिखो dps, फिर dps, ठीक है। फिर 2 बार fdps लिखो यानी fdps, fdps, ये हमने लिख लिया। अब देखो करना क्या है, s कहाँ से चालू होता है, s भाई पहले ही सेल से चालू हो जाता है, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। s कहाँ से चालू होता है, फर्स्ट शेल से। p कहाँ से चालू होता है, दूसरे शेल से। d कहाँ से चालू होता है, तीसरे शेल से। और f कहाँ से चालू होता है, चौथे सेल से। तो s को 1 से स्टार्ट कर दो, 1, फिर ये 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हमने कर दिया। अब P को कहाँ से चालू करें हम, 2 से, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7, ठीक। अब D को कहाँ से चालू करोगे, 3 से, 3, 4, 5, 6। F को कहाँ से चालू किया जाए, तो F को 4 से चालू कर सकते हैं, तो ये हो गया 4, 5, ठीक। ये देखो ये जो है ये वही है, ये वही सीक्वेंस है जो कि ये है, सेम सीक्वेंस है एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम। 1s से ज़्यादा 2s, उससे ज़्यादा 2p, उससे ज़्यादा एनर्जी 3s, फिर 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p और 8s, ये एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम ही है। अब देखो होता क्या है, हमको s में पता है कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकता है, 2। अगर नहीं पता है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ से निकाल सकते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल इज 2 टाइम्स ऑफ 2l + 1। ये l क्या है, s के लिए l 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है, f के लिए 3 होता है। तो इन s क्या हो जाएगा, s के लिए l की वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म 0, ये 1 रह जाएगा। तो इन s, या ऐसे लिख लो, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन s कितना हो जाएगा, 2। इन p के लिए क्या रखोगे, l को 1 रखोगे, तो 2 × 1 + 1 3 हो जाएगा, और 2 टाइम्स है तो 6। इन d क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 रख दोगे तो 2 × 2 4, 1 5 × 2 10। और इन f के लिए क्या हो जाएगा, f के लिए 3 रख दोगे तो 3 दूनी 6, 1 7, 2 14, यानी कि f में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 14 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ठीक है। तो इसी के आधार पे अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ प्रैक्टिस देखने वाले हैं, प्रैक्टिस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे, ठीक है। तो इसको नोट करो फटाक से, फिर इसके बाद 2-4 हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे क्वेश्चन देख लेते हैं।
हो गया ये। चलिए अब मैं इन दोनों को नीचे वाला मिटाने जा रहा हूँ, इसको भी और इसको भी। व्यर्थ में जगह घेर रहा है ये। ठीक है, तो एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम यही है। अब हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने वाले हैं। किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम करने वाले हैं? नाइट्रोजन का, फिर सोडियम का, फिर एल्यूमिनियम का, फिर फास्फोरस का, फिर क्लोरीन का, फिर स्कैंडियम का, फिर क्रोमियम का, फिर आयरन का, फिर कोबाल्ट का, फिर कॉपर का, फिर जिंक का। तो इन सब का एटॉमिक नंबर तो याद होना चाहिए। तो चलो करते हैं। नाइट्रोजन का कितना होता है? 7 होता है। नाइट्रोजन का 7 होता है। तो 7 को कैसे भर सकते हैं? इसी को क्रम पे हमको भरना है। सबसे पहले क्या आता है? 1s। 1s में s है, चाहे 1 का हो, चाहे 2 का हो, चाहे 3 का s हो, आएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन 2 ही। तो हमको 7 इलेक्ट्रॉन भरना है। 7 इलेक्ट्रॉन भरना है तो सबसे पहले 1s2 तो भराएगा ही भाई। इसमें 2 आ सकता था, 2 से अधिक नहीं आ सकता था। हाँ, कम होता तो 1s1 हो जाता, लेकिन 1s2 हमने भर दिया। अब बचे 5 इलेक्ट्रॉन। अगला नंबर भी s वाले का ही आता है, ये भी 2s ही है, इसमें भी मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आएगा। तो फिर 1s2 हमने भर दिया, फिर 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब बच रहा है 3 इलेक्ट्रॉन। अब बच रहा है 3 इलेक्ट्रॉन। अब 3 इलेक्ट्रॉन जो है p में कितने मैक्सिमम आ सकते हैं? आ तो सकते हैं 6, लेकिन भरना हमको कितना है? 3। तो 3 भराएगा, तो 2p3। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन का। ठीक है, चलो अब सोडियम का करते हैं। सोडियम का होता है एटॉमिक नंबर 11। तो अब फिर से ऐसे ही भरते हैं। सबसे पहले 1s आया तो 1s2 हमने भर दिया, फिर 2s आया, 2s2 भर दिया। अब 7 इलेक्ट्रॉन बचे। 7 इलेक्ट्रॉन में देखो p में 6 आ सकता है, तो 6 पूरा उसमें भर दो, 2p6। ठीक, 2p के बाद क्या आता है? 3s। अब 3s में 2 आ सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन बचा कितना है इलेक्ट्रॉन? एक ही बचा है, तो 3s1। ठीक है, 3s1। और देखो इसी से पता चलता है कि किस ब्लॉक में जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? p में, तो वो p ब्लॉक में गया। और यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? s में, तो ये s ब्लॉक में गया। और ये भी पता चल जाएगा कि p ब्लॉक कितने मतलब ग्रुप होते हैं p ब्लॉक में। तो p में कितनी पॉसिबिलिटी है? p1 हो सकता है, या p2 हो सकता है, p3, p4, p5, p6, 6 ही पॉसिबिलिटी। p7 तो हो नहीं सकता, p8 तो हो नहीं सकता। तो इस वजह से 6 ग्रुप दिखाई देते हैं हमको p ब्लॉक में। उसी तरह s में देखो, s में क्या है? 2 ग्रुप दिखाई देते हैं, अल्काली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्यों? क्योंकि s में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक s1 वाला हो सकता है और एक s2 वाला हो सकता है। इस वजह से हमको 2 ग्रुप दिखाई देते हैं। उसी तरह d में क्या है? d1 से लेकर, भाई d में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। d1 वाले भी कुछ होंगे तो उनको d1 वाले ग्रुप में डाल दिया गया। उसी तरह d1, d2, d3 से लेकर d10 तक 10 ग्रुप हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस ऐसे हम पता कर सकते हैं कि कितना ग्रुप मौजूद होगा। बहरहाल हम अपने मुद्दे पर चलते हैं। चलो, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का कितना होता है? 13 भरना है तो भरते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 10 भर दिया हमने। अब क्या है? 10 भरने के बाद 3 इलेक्ट्रॉन और बचते हैं और अगला नंबर आता है 3s। तो 3s में 2 तो भरा ही जाएगा, 3s2, 12 इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, वो कहाँ जाएगा? 3s के बाद नंबर आता है 3p का, तो 3p में केवल 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन। चलो ये हो गया। अब एल्यूमिनियम के बाद फॉस्फोरस पे आते हैं। फॉस्फोरस का होता है एटॉमिक नंबर 15। तो 15 के लिए क्या करें? सबसे पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, तो 1s2, 2s2, 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब हो गया। बचे 5। अब नंबर आता है 3s, तो कैसा भी s हो उसमें आएगा तो इलेक्ट्रॉन 2 ही, तो 2 भर देते हैं। 3s2, अब कितने हो गए? 6 6 12, 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अब अगला नंबर आता है 3p का। p चाहे जैसा भी हो, 6 आ सकते हैं उसमें मैक्सिमम, और बचा कितना है? 3, तो 3 का तीनों उसी में निपटा दो, तो 3p3 हो गया। ठीक है, चलो फॉस्फोरस के बाद नंबर आता है क्लोरीन का, एटॉमिक नंबर 17। इसको भी ऐसे ही भरते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब कितना हो गया? 6 6 12। अब कितना बच रहा है? 17 इलेक्ट्रॉन बनना है, यानी 5 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। अब 5 किस में जाएगा? भाई अगला नंबर 3p का आ रहा है, p का आ रहा है ना, चाहे 3p हो चाहे 4p हो, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकता है? 6।
तो 5 भरना है तो 5 से उसी में निपटा दो, 3p5 हो गया। ठीक है, चलो अब आता है नंबर स्कैंडियम का। स्कैंडियम 21 है, इसी क्रम में भरते हैं। सबसे पहले क्या आएगा 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6। ये भी देखते जाना कि इलेक्ट्रॉन के आगे मत बढ़ जाना जितना हमको भरना है। ठीक है, कितना हो गया 6, 6 12, 2 14, 2 16, 2 18 हो गया। 3p6 तक हमने भर लिया। कितना बच रहा है 3 बच रहा है। 3p के बाद 4s आता है। अब 4s है, चाहे जैसा भी s हो, 2 ही इलेक्ट्रॉन आएगा तो 4s 3 भरना है तो 4s2, 2 तो निपटा दिया हमने। अब 4s के बाद किसका नंबर आता है, d का नंबर आता है। ठीक है, d का नंबर आता है तो अब एक ही इलेक्ट्रॉन भरना है तो उसको 3d1 में भर दो, हो गया काम हमारा। ठीक है, तो स्कैंडियम कहाँ का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्रोमियम की। और क्रोमियम में थोड़ा सा एक्सेप्शनल वाला केस है तो इसको हमको अलग से थोड़ा इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो फटाक से, ऐसे ही अपने से भी प्रैक्टिस कई सारा कर सकते हो। क्रोमियम और कॉपर में थोड़ा सा झोल है। ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। चलो, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। क्रोमियम का कितना होता है 24, क्रोमियम 24। तो सबसे पहले तो ये लिख लो कि 24 का क्या होना चाहिए। यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड है उससे उल्टा आएगा कुछ। ठीक है, तो क्रोमियम का 24 भरना है 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, 4s2। कितना हो गया 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 4 बच रहा है तो 4s के बाद 3d आ रहा है तो 3d4 भर दिया हमने। ये होता है एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड जो कि सही नहीं होता। तो करेक्ट क्या होता है, करेक्ट ये होता है कि ये 4s वाला एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है 3d में चला जाता है, तो ये 3d4 से 3d5 हो जाता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा। क्यों चला जाता है, क्योंकि जो d है वो हाफ फील्ड हो जाएगा। मतलब 10 मैक्सिमम होता है, फुल फील्ड होता है, वो हाफ फील्ड क्या होता है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो करेक्ट लिख लो। एक्चुअल में क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। थोड़ा सा बड़ा लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ये क्या है एक्चुअल, ये एक्चुअल है। ड्यू टू स्टेबल हाफ फील्ड डी सबशेल। भाई डी में कितना होता है 10 होता है, 5 हो गया, यानी ये क्या हो जाएगा स्टेबिलिटी हो जाती है जब हाफ फील्ड डी हो जाता है। ठीक है, उसी तरह पी वाला भी जब 3 हो जाता है तो वो भी स्टेबल होता है। चलिए, क्रोमियम को देख लिया हमने, अब आयरन को देखते हैं। आयरन क्या है 26। यहाँ कोई झोल नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। कितना भर लिया हमने 6 4 10, 2 12, 6 18, 2 20। अब कितना बच रहा है 6, और अगला नंबर किसका आता है 3d, तो 3d6 भर लिया हमने, हो गया। अब कोबाल्ट का देख लेते हैं। कोबाल्ट का 27, कोई दिक्कत नहीं है। 26 है तो एक और आगे बढ़ा देंगे, 3d7 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अगला एक जिंक का कर लेते हैं, और कॉपर का भी एक्सेप्शनल है तो इसको भी अलग से देख लेंगे। जिंक का देख लेते हैं 30। इसमें भी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। कितना हो गया 6 4 10, 2 12, 6 18, 2 20। अब कितना बच रहा है 10 तो बच रहा है, और नंबर भी किसका है 3d। डी में मैक्सिमम कितना आ सकता है 10 आ सकता है, तो ये हमने 3d10 भर दिया। ठीक है, 3d10 भर दिया। ठीक है, चलो अब इसको कर लिया हमने। अब एक कॉपर का आखिरी में देख लेते हैं, वो भी क्या है
एक्सेप्शनल है, वहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर जैसे D5 हो गया वो फुल फिल्ड हो जाएगा, वो D10 हो जाएगा। S से अपने पहले वाला जो S है 4s से एक इलेक्ट्रॉन लेकर D10 हो जाएगा। तो सबसे पहले कॉपर का हम बनाते हैं, क्या एक्सपेक्टेड है और क्या एक्चुअल है। तो कॉपर 29, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, कितना हो गया, 6 4 10, 2 12, 6 18, 2 20। अब 9 ठो इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो 3d9, ये क्या है, एक्सपेक्टेड, जो कि सही नहीं है। अब क्या हो जाएगा, जैसा वहाँ पे 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन चला गया था, इधर 3d5 हो गया था, उसी तरह यहाँ पे भी 4s1 फिर से हो जाएगा और ये 3d9 की जगह 3d10 हो जाएगा, फुल फील्ड कन्फिग्रेशन हो जाएगा डी सबशेल का। तो क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10, ठीक है। ये क्या है, एक्चुअल। क्यों ऐसा हुआ, ड्यू टू स्टेबल फुल फिल्ड डी सबशेल, ड्यू टू फुल फिल्ड, ड्यू टू स्टेबल, ऐसे लिख लो, ड्यू टू स्टेबल फुल फिल्ड डी सबशेल, ठीक है। इसको नोट करो फटाक से, हो गया ये। चलिए अब कुछ देख लेते हैं, कुछ ऐसे एटॉमिक नंबर जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में एक्सेप्शन होता है। तो मैं बस यहाँ पे एटॉमिक नंबर बता दे रहा हूँ, लिख लो, सम एटॉमिक नंबर विथ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। कम से कम एटॉमिक नंबर तो याद रहे, कौन कौन से होते हैं, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 78, 79, 57, 58 और 64। मतलब ये जो एटॉमिक नंबर्स हैं इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर उधर चला जाता है, ठीक है। तो इतना कम से कम देख लो कि इसमें थोड़ा सा क्या है, एक्सेप्शन है। इसको नोट करो। फिर इसके बाद हम कुछ आयंस का देखते हैं, आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी देखते हैं, इसको नोट करो। चलिए अब कुछ आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं, जैसे F-, O-2, Fe+2, कोबाल्ट +2, निकेल +2, जिंक +2, कॉपर +2। तो चलिए अब देखो F-, सबसे पहले F- के लिए हम F का बनाते हैं। तो F क्या होता है, 9, ये होता है 1s2, 2s2, 2p5। अब देखो एनायन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एनायन में क्या करना है, बस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमको ऐड करना है। तो हमको दिख रहा है कि S वाला दोनों इलेक्ट्रॉन भरा है, यहाँ भी S वाला दोनों इलेक्ट्रॉन भरा है। 2p5, P में कितना होता है, 6 होता है, और इसमें एक जगह खाली दिख रहा है इलेक्ट्रॉन को, उसी में ऐड कर देंगे। तो F- का क्या हो जाएगा, F- का हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 हो जाएगा, ठीक है। एनायन में कोई ज़्यादा दिक्कत हमको होने वाला नहीं। अब O-2 के लिए हम O का करते हैं। तो O का एटॉमिक नंबर होता है 8, 1s2, 2s2, 2p4। तो अब O-2 का क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर भी P4 है, P में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि ये क्या कर रहा है, ले रहा है, तभी तो 2 माइनस आया है। F- कब हुआ, जब 1 इलेक्ट्रॉन उसने लिया। O-2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने लिया। तो क्या हो जाएगा, इसी P में 2 इलेक्ट्रॉन ला के जोड़ दो, 1s2, 2s2, 2p6 हो जाएगा, ठीक है। तो एनायंस में ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। दिक्कत कहाँ होने वाला है, दिक्कत हमको होने वाला है कैटायंस में, ठीक है। उसमें भी दिक्कत नहीं है, सिखा देंगे आपको। चलिए अब Fe+2। तो देखो सबसे पहले तो ये काम कभी मत करना कि Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26।
2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, हो गया 24। तो हमने पहले ही क्या कर दिया, 24 का कर दिया, यानी कि क्रोमियम का। तो ये गलती कभी नहीं करना है। सबसे पहले हमको आयरन का बनाना पड़ेगा, आयरन का पहले हमको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आयरन का बनाएं, आयरन 26 का हमको बनाना पड़ेगा। ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ये होता है आयरन का। यानी कि आयरन पे अब +2 चार्ज आने वाला है, +2 चार्ज आने वाला है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा ये हमको देखना है। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, वह शेल जो सबसे न्यूक्लियस से दूर हो। तो सबसे दूर कौन सा है, देखो यहाँ पे 4s, भाई ये चौथा शेल है, इलेक्ट्रॉन भले बाद में भरा रहा है लेकिन सबसे दूर तो यही है ना, है न्यूक्लियस से। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, 4s से निकलेगा। तो Fe+2 का क्या हो जाएगा, Fe+2 का हो जाएगा 4s से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो 4s 0 लिख दो, या फिर 4s को लिखो ही मत। तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 4s 0 लिखो या 4s लिखो ही मत। तो 3p6 के बाद 3d6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसी तरह कोबाल्ट 2+ का करो, ये होता है कोबाल्ट +2 के लिए हमको पहले कोबाल्ट का करना पड़ेगा। तो कोबाल्ट 27, इसको कर लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। फिर से क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो कहाँ से निकालोगे, s से, 4s से। ठीक है, तो कोबाल्ट 2+ का क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 हो जाएगा। 4s वाला लिखा ही नहीं हमने। ठीक है, अब अगला करते हैं। अब जिंक +2 अपने से करना है और कॉपर 2+ का हम करते हैं, कॉपर 2+ का। तो कॉपर 2+ करने के लिए हमको पहले कॉपर का करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमको डिसीजन लेना है ना, पहले कॉपर का लिखेंगे फिर उसके बाद डिसीजन लेना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा। तो कॉपर का करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, ये होता है कॉपर का, भाई एक्सेप्शन होता है। अब क्या करना है, हमको 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो पहला तो 4s से निकलेगा ही, पहला तो 4s से निकलेगा ही। तो पहला 4s से निकल जाएगा तो दूसरा कहाँ से निकलेगा। तो दूसरा क्या है, यहाँ पे सबसे दूर पे ये 3s भी है 3p भी है 3d भी है, मतलब सबसे दूरी तो तीसरा शेल है और उसमें 3s वाला भी है 3p वाला भी है 3d वाला भी है। तो सबसे आसान कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, d वाले को निकालना। तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, d से। ठीक है, तो 4s 0 हो जाएगा और 3d9 हो जाएगा। देख लो, अगर सेम शेल की बात आएगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेंगे, सबसे पहले फिर d से, फिर p से, फिर s से। ठीक है, इसको नोट कर लो, फॉर सेम शेल। ठीक, सेम शेल से निकालना है तो d से सबसे पहले निकालेंगे, फिर p से, फिर s से। तो हालांकि d पे ही निकालना है हमको, तो ज़्यादा माथा पच्ची नहीं करना। तो पहले तो यहाँ पे 4s से निकल गया, अब दुविधा नहीं है, हमको 3d से निकालना है। ठीक है, 3d से निकालना है तो यहाँ पे 4s खत्म हो जाएगा और 3d9 हो जाएगा। तो कॉपर 2+ का क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको नोट करो फटाक से, हो गया ये। चलिए अब यहाँ पर निकल +2 और जिंक +2 ये अपने से करना है। चलिए मिटा दिया जाए। अब हम देखते हैं, थोड़ा सा बच गया कि ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाता है। भाई ये भी हमारे लिए बड़ा उपयोगी होने वाला है आगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को हमें कैसे भरना है। सब शेल में तो हमने भरना सीख लिया कि चलो 2 4 6 ऐसे भर दिया हमने, लेकिन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरना है इस चीज़ को हम सीखने वाले हैं। तो 2 4 एग्जाम्पल इसमें भी हम लेंगे। चलिए, मान लो हमको नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन भरना है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। पहले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो, 1s2 2s2 2p3 ये होता है। अब हमको इलेक्ट्रॉन को कहाँ भरना है, ऑर्बिटल्स के अंदर। तो ये 1s
2s, ये 2p, ये 3 ऑर्बिटल हमको दिख रहे हैं, मतलब 3 सबशेल दिख रहे हैं। s वाला यहाँ पे 2s और यहाँ पे 2p। अब s चाहे जैसा भी हो, एक डब्बा होता है उसमें केवल, तो ये 1s वाला हो गया। ये 2s, ये भी इसमें एक डब्बा होगा, ठीक है। p में क्या होता है, 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो ये हमने 3 ऑर्बिटल बना लिया, 1 2 3, इसको हमने नाम दिया 2p। चलिए अब 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो देखो किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और दोनों अपोजिट स्पिन के होते हैं, दोनों अपोजिट स्पिन के होते हैं, ठीक है। कहीं लिख लो, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम और दोनों अपोजिट स्पिन के होते हैं, ठीक है, अपोजिट स्पिन के। तो एक रहा ये क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉक, किसी को भी क्लॉकवाइज मान सकते हो, किसी को भी एंटी क्लॉक मान सकते हो, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे एस में यहाँ पर भी 2 भरना है, तो ये 2 हमने भर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कहानी है, यहाँ पर हमको P में 3 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, तो भरने का तरीका ये होता है, ये तो हमने सीख लिया कि दोनों अपोजिट स्पिन के होने चाहिए एक डब्बे में, लेकिन अब यहाँ पर कैसे भरना है, यहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉन ऐसे भरना है कि पहले क्या करो कि एक स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स को भरते जाओ, एक स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन को भरते जाओ, कब तक, जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन सारे डब्बे में ना आ जाए। यहाँ पे 3 हमको भरना है, तो हम पहले एक एक भरते जाएंगे, ठीक है। सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया और हमारी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब अगला हम देखते हैं, हम करते हैं फ्लोरीन का। फ्लोरीन का क्या होता है, 1s2 2s2 2p5, ठीक है। चलो यहाँ पे 1s वाला 2s वाला और 2p वाला बनाते हैं। 1s के लिए एक ऑर्बिटल, 2s के लिए भी एक ऑर्बिटल, 2p के लिए 3 ऑर्बिटल यूज होगा, ठीक है। ये हो गया 1s, ये 2s, ये 2p। तो 1s में तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों अपोजिट स्पिन के हो गए। यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों अपोजिट स्पिन के हो गए। अब यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 5 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैक्सिमम एक एक इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे सेम स्पिन वाले। तो सेम स्पिन ऐसे 1 2 3, अब 3 भर दिया हमने, अब 2 बचे हैं। अब दूसरा, अब क्या होगा, पेयरिंग होना स्टार्ट होगा। कब तक अनपेयर्ड हमको रखना है, जब तक सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन्स ना आ जाएं। अब हम पेयरिंग करना चालू करेंगे, तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, फिर 5वां यहाँ आएगा, उसी तरह 6 होता तो 6वां यहाँ आ जाता, ठीक है। ये हो गया। चलिए अब इसके आगे कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब कहानी चली रही है तो 1 2 हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे Fe+3 की हम बात करते हैं, Fe+3 और कोबाल्ट+2 या निकेल+2 कर लेते हैं इस बार, निकेल+2। तो Fe+3, तो सबसे पहले क्या करो, Fe का बनाओ। अब यहाँ पे Fe का हम बना सकते हैं, क्या आता है Fe का, लास्ट में या बना ही लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ये होता है Fe का, ठीक है। Fe+3 का क्या हो जाएगा, Fe+3 का हो जाएगा भाई 4s से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, D से जाएगा, तो 3d5 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, इस 4s को हटा देते हैं और 3d5 लिख देते हैं, 3d5। अब सारे ऑर्बिटल्स को बनाओ, ये 1s, ठीक है। इतना मेहनत करना नहीं है, बस मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, ज़रूरत तो केवल आखिरी वाले की पढ़नी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना हमको, बस मैं ये सिखा दे रहा हूँ। 1s, ये 2s, फिर ये 2p, फिर 3s, चाहे जैसा भी s हो एक ही ऑर्बिटल रहेगा, 3s, फिर 3p, फिर 3d, ये 4 ऑर्बिटल। अब एक एक इलेक्ट्रॉन, अब इसमें क्या है, 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2, यहाँ पर भी 2, 2s में भी, 2p में 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही भरने का सही तरीका है। फिर 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, फिर 3p आता है, 1 2 3 4 5 6। अब 3d5 आता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो पाँचों कैसे भरेंगे, 5 डब्बा है, यानी कि पाँचों को एक एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा हमको, सेम स्पिन वाला, 1 2 3
4 5, ये हो गया। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया। अब निकेल 2+ का देखते हैं। तो निकेल का क्या होता है 28, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8 होता है। अब यहाँ पे फिर से क्या करना है, निकेल 2+ है, तो 2+ है तो 4s वाला इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 4s को यहाँ से हटा देते हैं, 3d8 रहते हैं। ठीक है, निकेल 2+ का 3d8 हो गया। अब इन सब का भी ऑर्बिटल बनाओ। ये हो गया 1s वाला ऑर्बिटल, ये हो गया 2s वाला ऑर्बिटल, ये हो गया 2p वाला ऑर्बिटल, ये हो गया 3s वाला ऑर्बिटल, ये हो गया 3p वाला ऑर्बिटल। भाई p है तो 3 ठो बना रहे हैं, s है तो 1 ठो बनाया है, d है तो 5 ठो ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, अब एक एक करके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरते जाओ। 1s 2 है यानी 2 इलेक्ट्रॉन है इस 1s में, ये 2s, ये 2p, 3s, 3p, 3d। 4s तो गायब हो गया भाई, गायब नहीं हुआ, वो है लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसको लिखने कोई मतलब नहीं है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6, 1 2 3 4 5 6, फिर 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर p में 6, 1 2 3 4 5 6, फिर 3d में 8 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले तो 5 ठो हम भर लेंगे, एक ठो, 1 2 3 4 5, अब बचा 3 6 7 8। ठीक है, तो ऐसे ही हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को भरना है। आई होप कि अब ये सबको क्लियर हो गया होगा। इसको नोट कर लो फटाक से। हो गया ये? चलिए, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।